हिंदी अध्याय 421 प्रशंसा। किसान और बोटानिका जादूगर तांत्रिकों से भी ज्यादा बातूनी थे। उन्होंने माइकल से नोट्स के बारे में, उन्हें कैसे पाया और क्या उसने नोट्स में लिखी हर बात की सच्चाई की पुष्टि की, इस बारे में बहुत कुछ पूछा। दुर्भाग्यवश माइकल मुश्किल से ही किसी प्रश्न का उत्तर दे सका। वह नोट्स की थोड़ी बहुत पुष्टि कर सका क्योंकि उसके मन में कित्सुन लॉट की कुछ यादें थीं, लेकिन बस इतना ही। कित्सुन लॉट तत्व बीजों को ठीक से विकसित करने में असफल रहे क्योंकि तत्व महारानी के तत्व बीज कुछ अनोखे थे। वे साधारण तत्व बीजों की तुलना में कहीं अधिक कठिन थे। एलिमेंट सीड्स जैसे पौराणिक पौधों को उगाने में आने वाली कठिनाइयां आमतौर पर उनसे प्राप्त होने वाले फलों की कीमती और गुणवत्ता के सीधे अनुपात में होती थी। इसलिए उन्हें उगाना जितना कठिन होता था, तैयार उत्पाद उतना ही बेहतर होता था। सुनने में यह बात बेहद आकर्षक लगती थी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। एलिमेंट सीड्स को उगाने में समय और मेहनत लगती थी। यहीं से किसानों और बोटेनिका सॉसरर ने अपनी मांगें रखनी शुरू की। उन्होंने विशेष उर्वरक, एक एलिमेंटल कन्वर्टर, एक ऐसी मशीन जो एलिमेंटल क्रिस्टल का उपयोग करके न्यूट्रल ऊर्जा को एलिमेंटल ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विभिन्न कृषि उपकरण और औजार और दर्जनों अन्य वस्तुओं और उपकरणों की मांग की। माइकल, जिसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मजबूरी में उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो गया। वही तो चाहता था कि किसान और बोटेनिका सॉसरर एलिमेंट सीड्स उगाएं। इसलिए उसे उनकी मांगें पूरी करनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एलिमेंट सीड्स रोपने के बाद मुरझा न जाएं। इन्हें उगाना काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन माइकल को पूरा यकीन था कि अंतिम परिणाम बहुत बड़ी दौलत पैदा करेंगे और निवेश की भरपाई कर देंगे। ये 20 ट्रांच जितना ही उपयोगी होगा, शायद उससे भी ज्यादा। एलिमेंट सीड्स को मुख्य किसान और बोटानिका जादूगर को सौंपने के बाद माइकल ने अन्य खेतों की ओर देखा। ये खेत सबसे बड़े पेड़ों के चारों ओर बने थे। ये अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन यह जरूरी था क्योंकि माइकल बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जंगली जंगल के बहुत सारे पेड़ काटकर जमीन साफ नहीं कर सकता था। खेतों के लिए जगह बनाने के लिए शुरुआत में जंगली जंगल के सिर्फ एक विशाल पेड़ को काटना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही माइकल को और भी पेड़ काटने पड़ेंगे, यहाँ तक कि उसका पूरा इलाका उन दुश्मनों के सामने आ जाएगा जो हवा से उस पर नजर डाल सकते हैं। माइकल घने पेड़ों की ओट में अनछुए जंगल में छिपा रहना चाहता था ताकि ऊपर से देखने पर भी कोई उसे ढूंढ न सके। साथ ही अगर वह बहुत सारे पेड़ काटने लगता तो उसे अपने इलाके के पूरे ढांचे को फिर से बनाना पड़ता। आखिर पेड़ तो उसकी प्रजा के निवासी बन चुके थे। छोटे छोटे खेत होना भी कोई बुरी बात नहीं थी। माइकल के पास अपने इलाके में कई फलों के खेत फैले हुए थे और हर छोटा खेत इतनी उपज देता था जितनी ज्यादातर लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। अनटैम्ड जंगल की पोषक तत्वों से भरपूर जमीन और वातावरण ने ज्यादातर पौधों के विकास में मदद की, जिनमें माइकल द्वारा अब तक उगाए गए सभी पौधे शामिल थे। प्रकृति की आत्मा के क्षेत्र के प्रभाव और वन परी की शक्ति के कारण ज्यादातर पौधों को अंकुरित होने में सामान्य समय और पोषण से 1/4 या उससे भी कम समय लगता था। छोटे छोटे खेतों की वजह से उनके पूरे क्षेत्र में विभिन्न जड़ी बूटियां, पौधे, फूल और अन्य वनस्पति आधारित सामग्रियां उगाना बहुत आसान हो गया था। प्रत्येक खेत में एक अलग पौधा होता था जिसे सबसे प्रभावी तरीके से पोषित करने के लिए एक विशिष्ट विधि की आवश्यकता होती थी। खेतों का भ्रमण करते हुए माइकल ने मुख्य किसान से बहुत कुछ सीखा। उसे कई अन्य किसानों से मिलने और पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में जानने का अवसर मिला। नई नई बातें सीखना उसके लिए बहुत रोचक अनुभव था। नई नई चीजें सीखने की चाहत में ही माइकल ने रसोई में मदद करने का फैसला किया। खाना बनाने में उसका कौशल औसत से कम था, फिर भी वह सीखने के लिए उत्सुक था। शायद भविष्य में ये काम आ जाए। लेकिन लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करने के लिए रसोई में जाने से पहले माइकल को पसीने से तरबतर होने के कारण नहाना पड़ा। उसने दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचा और पानी में भीगते हुए मन ही मन मुस्कुराया। उसका सिर ठंडे पानी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। डन.me युद्ध क्षेत्र से दूर रहना, नए शिल्प सीखना और अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी लोगों की विशेषज्ञता का अनुभव करना वाकई बहुत अच्छा था। माइकल ने बहुत सी नई चीजें सीखीं और उसने फैसला किया कि हर शिल्प की थोड़ी और सराहना करना जरूरी है। अब तक माइकल अपने कीमियागरों, लोहारों और जादूगरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इन तीनों नौकरियों को उनके क्षेत्र में सबसे आम जीवन शैली व्यवसाय माना जाता था। वे बहुत महत्वपूर्ण थे, हालांकि वे एकमात्र जीवन शैली व्यवसाय नहीं थे जिनकी सराहना की जानी थी। इस क्षेत्र में रसोइयों का भी बहुत महत्व था। युद्ध के समय में अच्छा भोजन उतना ही मूल्यवान होता था जितना कि कोई औषधि।
स्वादिष्ट भोजन पेट भर सकता था, चोटों से जल्दी ठीक होने के लिए पर्याप्त पोषण प्रदान कर सकता था और शरीर में ऐसे हार्मोन उत्पन्न कर सकता था जो मनोबल बढ़ाते थे। सर्द रातों में एक गर्म जैकेट और ऊनी कंबल जीवन रक्षक साबित हो सकते थे। ठंडी रात में गर्म और आरामदायक महसूस करना एक विलासिता थी, लेकिन यह वह चीज भी थी जो उनके व्यवसाय इस क्षेत्र के लोगों को प्रदान करते थे। माइकल जितना इस तरह सोचता, उतना ही उसे मूर्खता का एहसास होता। उसने अगले कुछ दिनों का उपयोग अपने लोगों, अन्य व्यवसायों और उनके काम के बारे में अधिक जानने के लिए करने का निर्णय लिया। माइकल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई सम्मानित महसूस करे। यह न केवल उसकी प्रजा की वफादारी बढ़ाने का एक तरीका था, जिससे उसकी वफादारी की कड़ियां मजबूत होंगी और उसकी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए अधिक आत्मिक शक्ति उत्पन्न होगी, बल्कि यह उसकी प्रजा के लिए भी बहुत मायने रखता था। माइकल अभी नौसिखिया लॉर्ड था। उसने बहुत कुछ सीखा था और विभिन्न स्रोतों से उससे काफी सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने में माहिर था। एक युवा लॉर्ड होने के नाते उसे बहुत कुछ सीखना था। हालांकि वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू से पहले से ही अवगत था, उसकी प्रजा के बिना उसका क्षेत्र एक खोखले ढांचे के समान होगा। माइकल भले ही उसके क्षेत्र का बाहरी ढांचा हो, लेकिन उसकी प्रजा ही उसका हृदय, यकृत, मस्तिष्क और वह सब कुछ थी जो उसके क्षेत्र को एक कार्यशील, सुस्थापित समाज में परिवर्तित करती थी। माइकल ने बस किसी तरह खुद को संभाले रखा। उसने बस इतना ही किया। पानी के अंदर रहते हुए उसके विचार और गहरे होते चले गए। जब उसे घुटन महसूस होने लगी, तभी उसके विचार शांत हुए। वह नहाने के टब से बाहर कूदा, अपना शरीर सुखाया और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर वह रसोई की ओर भागा और अपने लोगों की मदद करने लगा। पहले तो रसोइयों को अपने स्वामी को आलू छीलते, गाजर काटते और मांस के टुकड़े करते देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे जल्द ही अपने स्वामी के इस नए व्यवहार के अभ्यस्त हो गए। माइकल द्वारा समय समय पर अपनी प्रजा की प्रशंसा करने से उनके चेहरों पर उज्ज्वल मुस्कान आ गई और वफादारी के अनगिनत बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। माइकल की मेहनत का नतीजा और भी प्रभावशाली तब देखने को मिला जब पहले समन्स प्रशिक्षण मैदान से भोजन के लिए लौटे। वे नवनिर्मित वृक्ष आश्रय कैंटीन में गए, जहां उन्होंने अपने स्वामी को भोजन बांटते हुए पाया। युवा समन्स ने अपने स्वामी को, शक्ति के उस रहस्य को जिसने अनगिनत बार विपरीत परिस्थितियों में उनके क्षेत्रों की रक्षा की और उनके शत्रुओं को पराजित किया था, देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उन्हें केवल लड़ते या काम करते देखा था, लेकिन अब वे उनके ठीक सामने खड़े होकर अन्य रसोइयों और स्वयंसेवकों के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन बांट रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। पहले तो युवा समन्स पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें तब होश आया जब उन्होंने बड़े समन्स को खाना लाते देखा। बड़े समन्स भी माइकल के सामने थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि माइकल के साथ लंबे समय से रहे अनुभवी लोग जानते थे कि माइकल की उपस्थिति और रूप उनके स्वामी के सामान्य व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थे। माइकल अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक और खौफनाक राक्षस हो सकता था, लेकिन अपनी प्रजा के सामने वह एक मासूम और निर्दोष भेड़ जैसा था। ये जानकर कि माइकल महज एक इंसान है जिसे मजाक करना, दोस्त बनाना और अपनी प्रजा को जानना पसंद है, युवा सम्मन हैरान और रोमांचित दोनों हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें ऐसे इलाके में पुनर्जीवित किया जाएगा जहां उन्हें अमर योद्धा के मार्गदर्शन में शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और एक शक्तिशाली फिर भी दयालु स्वामी उन पर शासन करेगा। ये सचमुच परिपूर्ण था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे छिप गया, अनछुए जंगल में अंधेरा छा गया। हालांकि माइकल का इलाका अब भी चहल पहल से भरा हुआ था। उसके पूरे इलाके में राक्षसी कोर से लेस क्रिस्टल मशालें लगाई गई थी ताकि माइकल की प्रजा रात में काम कर सके या खेल सके। रात में पहरेदार लगातार इलाके में गश्त लगा रहे थे और चारों ओर से दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। आज का माहौल सामान्य से कहीं बेहतर था और माइकल को इसका कारण अच्छी तरह पता था। कित्सुन लॉर्ड के साथ हुई घटना के बाद से वह कुछ हद तक अलग थलग और संकोची लग रहा था, लेकिन आज अपनी प्रजा के साथ हुई बातचीत उसके लिए बेहद जरूरी साबित हुई। माइकल आखिरकार एक बार फिर अपनी प्रजा के करीब आ सका था। उसने खुद से कहा कि वह अपने लोगों के और भी करीब आएगा, न केवल अपनी आत्मा की विशेषताओं को मजबूत करने के लिए, अधिक आत्मा शक्ति अर्जित करने के लिए, बल्कि मुख्य रूप से अपने लोगों को जानने और अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए चुने जा सकने वाले अनगिनत रास्तों के बारे में अधिक जानने के लिए। माइकल ने बहुत कुछ सीखा और वह और भी बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक था। उसके पास सीखने के लिए पर्याप्त समय भी था। उसे केवल एक ही बात परेशान कर रही थी कि वह अभी भी बैटल एक्सचेंज का प्रतिभागी था।
युद्ध विनिमय अभी थोड़ा और इंतजार कर सकता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक बार जब मेरा युद्ध प्रतीक मेरे भीतर बची हुई ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा तो मैं वापस लौट सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ अपने समय का सदुपयोग अपने लोगों के करीब आने के लिए करूँगा। माइकल स्पष्ट रूप से भूल गया था कि ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर कुछ लोग उसके बारे में चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि माइकल के साथ क्या हो रहा है या वह कैसा है। वे बस इतना जानते थे कि वह ओरिजिन एक्सपेंस में इसलिए भागा क्योंकि उसके क्षेत्र पर हमला हुआ था या कुछ इसी तरह की बात। लेकिन निश्चित रूप से मादा ग्रेटर ईगल द्वारा 2 अंडे देने की खबर कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मैंने अभी तक उस छोटी बच्ची का नाम नहीं रखा है। तारांकन माइकल को दूसरों का नाम रखने में कभी महारत हासिल नहीं थी। उसने इकारस के लिए ही एक अच्छा नाम सोचा था, लेकिन अब माइकल को मादा ग्रेटर ईगल और एलिमेंटल एम्प्रेस का नाम रखना था। एलिमेंटल एम्प्रेस ने पहले ही कुछ बार उससे अपना नाम बताने के लिए कहा था और अब समय आ गया था कि माइकल अपना वादा पूरा करे। मैरी, तात्याना, जीरोआ, हन्ना, यवेल्टा, असुरा। नहीं, इनमें से कोई भी नाम इकारस के साथ अच्छा नहीं लगता। ग्रेटर ईगल्स एक जोड़ा है। अगर उनके नाम थोड़े बहुत मेल खाते तो अच्छा होता। इकारस और मुझे नहीं पता, माइकल ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए ग्रेटर ईगल्स के घोंसले की ओर कदम बढ़ाया। विशाल चील का घोंसला खेत के पास ही था। इकारस ने इसे एक दूसरे के करीब स्थित 5 विशालकाय पेड़ों की आपस में गुंथी हुई शाखाओं के बीच बनाया था। घोंसले का व्यास 20 मीटर से भी अधिक था, जो इकारस के बच्चों के बड़े होने और अपना घोंसला बनाने तक पर्याप्त जगह प्रदान करता था। माइकल को उम्मीद थी कि ग्रेटर ईगल्स उसके इलाके में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें भी साथी की तलाश करनी थी। जब तक माइकल और ग्रेटर ईगल्स को नहीं बुलाता तब तक इकारस की संतान का उसके इलाके में रहना मुश्किल था। लेकिन फिर भी वे अनटेम्ड जंगल को अपनी अगली संतान को जन्म देने के लिए एक अच्छी जगह मान सकते थे। अनटेम्ड जंगल में ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक था, ऊर्जा को छानकर शुद्ध किया जाता था और अनटेम्ड जंगल के राक्षसों का शिकार करके ऊर्जा का भरपूर स्रोत बनाया जा सकता था। ये बढ़ने और मजबूत होने के लिए एक अच्छा क्षेत्र था। आशा है कि साथी मिलने पर वे लौट आएंगे। माइकल ने एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए विशाल चील के घोंसले तक पहुंचने के बाद मन ही मन बुदबुदाया। इकारस ने उत्साह से उसका स्वागत किया। उसने अपने ठीक हुए पंख फड़फड़ाए और अपना सिर अपने स्वामी की छाती से रगड़ा। माइकल ने विशाल चील को सहलाया और हल्की सी मुस्कान दी। इकारस के पीछे हटने के बाद माइकल की नज़र 2 अंडाकार अंडों पर पड़ी। वे पन्ना रंग के थे और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे नवजात मानव शिशु से भी बड़े थे। अंडों को घूरते हुए माइकल को अचानक हवाई युद्ध इकाई बनाने की तीव्र इच्छा हुई। ईगल राइडर्स उसके क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन अतिरिक्त शक्ति साबित होंगे, जिससे माइकल अपने दुश्मनों को हराने के लिए और भी अधिक रणनीतियां बना सकेगा। ग्रेटर ईगल्स तेज, बुद्धिमान और आमने सामने की लड़ाई में भी कमतर नहीं थे। वे हवाई घुड़सवार सेना के लिए एकदम उपयुक्त थे। दुर्भाग्यवश उसे इस विचार को कुछ समय के लिए टालना पड़ा। उसने गला साफ किया और मादा ग्रेटर ईगल की ओर क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए कई नाम सोचे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। मैं ऐसा नाम ढूंढना चाहता था जो तुम्हारे व्यक्तित्व और इकारस की साथी के रूप में तुम पर जंचे। दुर्भाग्य से ये कहना आसान है, करना मुश्किल। इसीलिए मैंने तुम्हें विकल्पों में से चुनने का मौका दिया। आखिरकार नाम तुम्हारी पहचान से जुड़ा है, इसलिए अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना चाहिए। मादा ग्रेटर ईगल की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने इकारस को दूर धकेलते हुए माइकल के करीब आने की कोशिश की। माइकल को बस एक चीख सुनाई दी जिससे वह समझ गया कि मादा ग्रेटर ईगल तैयार है। तो मेरे पास कुछ नाम हैं। ध्यान से सुनो, माइकल ने शांत भाव से कहा और फिर अपने दिमाग में आए नामों को गिनाना शुरू किया। मैरी, तात्याना, जेरोआ, हन्ना, यवेल्टा, असुरा, लिलिथ, मीरा, ओरेविया, एरियाना, ए डन.एमी। मादा ग्रेटर ईगल जोर से चीखी और माइकल ने और नाम सूचीबद्ध करना बंद कर दिया। तुम्हें ओरेविया नाम पसंद आया? नहीं, तो फिर तुम्हें एरियाना नाम पसंद आया। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि मादा ग्रेटर ईगल को ये नाम पसंद आएगा, लेकिन जब उसने एरियाना नाम दोहराया तो वह उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। तो फिर तुम्हारा नाम अरियादना ही है। अब से तुम सिर्फ एक अनाम ग्रेटर ईगल नहीं हो, तुम अरियादना हो। बधाई हो, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ये देखकर बहुत खुश था कि मादा ग्रेटर ईगल नहीं, अरियादना बेहद प्रसन्न और उत्साहित थी। आखिरकार उसे अपना नाम मिल ही गया।
एरियाना को आधिकारिक नाम देने के बाद माइकल ने ग्रेटर ईगल्स के साथ कुछ देर और उत्सव मनाया। हालांकि ग्रेटर ईगल के घोंसले में करने के लिए और कुछ खास नहीं था, इसलिए माइकल जल्द ही वहां से चला गया। ज़ीरोआ या वेल्टा, असुरा या लिलिथ में से आपका आधिकारिक नाम कैसा रहेगा? आपने कहा था कि आप एलिमेंटल एम्प्रेस कहलाना नहीं चाहती क्योंकि यह एक उपाधि है जो आपके प्रकार और स्थिति को दर्शाती है। तो आप क्या कहती हैं? माइकल ने टेलीपैथी का उपयोग करके एलिमेंटल एम्प्रेस से बात की। वह बड़ी छिपकली की गुफा के दूसरे तल पर काम कर रही थी और माइकल उससे कुछ देर पहले ही मिला था। वह दोबारा उसके पास जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसे अभी भी बहुत काम निपटाना था। बेवजह इधर उधर भागना कोई काम का नहीं था। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि उसे आधिकारिक तौर पर अपना नाम घोषित करने के अपने फैसले के बारे में बताने के आधे मिनट से भी कम समय में ही जवाब मिल जाएगा। हालांकि एलिमेंटल एम्प्रेस एरियाना से भी ज्यादा उत्साहित थी। उसने अपना सारा सामान छोड़ दिया और माइकल की ओर दौड़ने ही वाली थी कि तभी उससे याद आया कि उसे कई काम पूरे करने बाकी हैं और माइकल तो उससे भी ज्यादा व्यस्त है। इसलिए उसने टेलीपैथी के माध्यम से उस पर टिप्पणियों की बौछार कर दी। मेरे लिए एक नाम, हाँ हाँ हाँ, मुझे चाहिए, ... मुझे चाहिए। ये सभी नाम कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद लिलिथ या असुरा नहीं। ज़ीरोआ और यवेल्टा शानदार और राजसी लग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि ज़ीरोआ ज्यादा रहस्यमय लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई पूछे कि ज़ीरोआ कौन है और तभी मैं प्रकट हो जाऊं। मौलिक महारानी, शक्तिशाली शक्तियों के बीच एक शक्ति। तेहेहेहे, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। हाँ, मुझे ज़ीरोआ नाम दे दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे लगा था कि एलिमेंटल एम्प्रेस उत्साहित होंगी, लेकिन उसे इतनी तीव्र उत्तेजना की उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह अच्छी बात थी। एलिमेंटल एम्प्रेस ने तुरंत फैसला लिया, जिससे माइकल के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। तो फिर ज़ीरोआ ही सही। तुमने बहुत अच्छा नाम चुना है। मुझे लगता है ये तुम पर बहुत जचता है। टीम में तुम्हारा स्वागत है, ज़ीरोआ। माइकल ने ज़ीरोआ का अपनी टीम और क्षेत्र में स्वागत किया। ज़ीरोआ ने टेलीपैथी के जरिए जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सिरदर्द हो सकता था। हालांकि माइकल ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने ज़ीरोआ को खुश रहने दिया। पूरे एक दशक तक कैद और यातना झेलने के बाद उसे अपने जीवन में कुछ खुशी पाने का हक था। अब जब माइकल ने ग्रेटर ईगल और एलिमेंटल एम्प्रेस दोनों का नामकरण कर दिया था, तो वह अपने क्षेत्र के अन्य राक्षसों का भी नामकरण करना चाहता था। गोल्डन स्टिंगर वास्प का नाम भी छोटा करके स्टिंगर कर दिया गया, जिसे गोल्डन स्टिंगर वास्प ने भी स्वीकार कर लिया। वहीं हैवी आर्मर्ड एलिफेंट कोई नाम नहीं चाहता था। वैसे भी वह इतना बुद्धिमान नहीं था कि माइकल की बात समझ सके। हैवी आर्मर्ड एलिफेंट केवल आदेशों का पालन कर सकता था। लेकिन ये ठीक था। किसी का नामकरण करने का एक विशेष महत्व होना चाहिए कुछ हद तक। इसलिए माइकल ने बिलरॉक्स क्वीन का भी नामकरण करने का निर्णय लिया। बिलरॉक्स क्वीन विशेष थी और वह नामकरण की हकदार थी। फ्लफ सबसे आसान नाम होता, लेकिन यह अच्छा नाम नहीं है। रेफेलिया कैसा रहेगा? छोटा करके रैफ। चलो बाद में कोशिश करते हैं। माइकल धीरे धीरे अपने राक्षसों के नाम रखने में बेहतर होता जा रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए उसने अमर योद्धा से एक बार फिर मिलने का फैसला किया। अब समय आ गया था कि वह अपनी सोलर ट्रेड्स का इस्तेमाल किए बिना युद्ध का अभ्यास शुरू करे। लेकिन माइकल के पास प्रशिक्षण मैदान तक जाने का भी समय नहीं था। कई समन्स को पता चला कि माइकल अपने क्षेत्र में फैले सभी प्रतिष्ठानों का दौरा करने लगा है ताकि वह उनके काम को देख सके और उनकी दैनिक गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इसलिए दर्जी, कारीगर और दर्जनों अन्य लोग अपने स्वामी से ढेर सारी प्रशंसा पाने की उम्मीद कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि वह उनकी प्रतिभा और असाधारण कार्य की दिल खोलकर प्रशंसा करेंगे। माइकल उनके काम को देखने और उनकी तकनीकों का विश्लेषण करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक था, लेकिन वह खुद भी मजबूत बनना चाहता था। दुर्भाग्यवश वह इतना भावुक था कि उनकी कला या शक्ति के प्रदर्शन को देखने और उनका उत्साहवर्धन करने से खुद को रोक नहीं पाया। माइकल को पता भी नहीं चला और 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में वह ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। बल्कि माइकल को ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेनिंग ग्राउंड से और दूर खींचा चला जा रहा हो। सौभाग्यवश उसने अपने अनुयायियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उसे अच्छी तरह से सिखाया और उसके सभी सवालों के विस्तृत जवाब दिए। 3 दिन तक अपने क्षेत्र में घसीटे जाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यह एक शानदार अनुभव भी था। माइकल भविष्य में इसे दोहराना चाहता था।
हजारों सम्मानों के वफादारी के बंधन और भी मजबूत हो गए। इसके परिणामस्वरूप माइकल को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा की विशेषताएं और भी शक्तिशाली हो गई हैं। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली अतिरिक्त आत्मा शक्ति से उसे पोषण मिला, जिससे उसे पहले से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त हुई। वह भी एक शानदार अनुभव था और भविष्य में अपने विषयों के साथ बातचीत करने के इस अभ्यास को दोहराने का एक और कारण था। लेकिन अब माइकल आखिरकार प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया, जहां अमर योद्धा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। स्वागत है मेरे स्वामी। मैंने आपके बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थीं और मुझे खुशी है कि आप आखिरकार प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। फिर वह थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। मुझे खुशी है कि ओरिजिन एक्सपेंस ने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया। अमर योद्धा ने अभी तक माइकल का विश्लेषण पूरा नहीं किया था, लेकिन वह अपने स्वामी के कार्यों और व्यक्तित्व से सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। माइकल के शत्रुओं के प्रति निर्मम स्वभाव के बारे में कई अफवाहें सुनने के कारण सिगफ्रीड को उम्मीद थी कि माइकल थोड़ा कठोर और अभिमानी होगा, शायद कुछ हद तक निर्दयी भी। लेकिन माइकल इससे बिल्कुल अलग था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था मानो माइकल के दो व्यक्तित्व हों, एक अपने शत्रुओं के लिए और दूसरा अपने सहयोगियों और प्रजा के लिए। वापस आकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार मैं अच्छे से ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे आपको कुछ और भी बताना है। यह एक छोटा सा सरप्राइज है, अमर योद्धा ने रहस्यमय ढंग से कहा। उसने दो समन की ओर इशारा किया, जिसने माइकल का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उसे अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। कृपया अपने क्षेत्र के पहले दो धन्य स्वामियों का स्वागत करें। आपके प्रशिक्षण शुरू करने के 3 दिन बाद ही 2 स्टारले समन्स को एक स्टार ब्लेस्ड स्क्वायर्स के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। क्या ये सही है? माइकल ने अमर नाइट से पूछा। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पवित्र नाइट मंदिर का बुनियादी स्तर अभी तक बना भी नहीं था, फिर भी सिगफ्रीड की शिक्षा और मार्गदर्शन से 2 समन्स धन्य स्क्वायर्स बन चुके थे। समन्स को उनके नए पेशे से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिली। इस जानकारी में पवित्र शक्ति और लंबी तलवार चलाने की बुनियादी महारत शामिल थी। भले ही वे पहले लंबी तलवार चलाना नहीं जानते थे, लेकिन अब दोनों धन्य स्क्वायर्स लंबी तलवार से कुछ करतब दिखा सकते थे। प्रथम सितारा पदोन्नति से संबंधित जानकारी आमतौर पर 1-2 वर्ष के प्रशिक्षण के बराबर होती थी। ये बात माइकल को स्कूल में सिखाई गई थी। यही कारण था कि कई लॉर्ड्स बिना सितारा वाले सैनिकों को योद्धा, तीरंदाज आदि पदों पर पदोन्नत करने पर इतना ध्यान केंद्रित करते थे। भले ही उनमें प्रतिभा की कमी हो, पदोन्नति का अर्थ था कि उन्हें योद्धा या तीरंदाज के रूप में 2 वर्ष के अनुभव के बराबर ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाता था। पूर्व युद्धों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अनुभवी सरदारों द्वारा पदोन्नति का उपयोग करके शुरू से एक सेना का निर्माण करना एक आम रणनीति थी। दरअसल ब्लेस्ड स्क्वायर बनना उतना मुश्किल नहीं है। सेक्रेड नाइट टेम्पल का बेसिक लेवल पूरा करने से यह और भी आसान हो जाता है, लेकिन सेक्रेड नाइट टेम्पल के बिना भी ब्लेस्ड स्क्वायर बनना नामुमकिन नहीं है। आपको बस अपना होली सी खोलना है और उसमें होली पावर की 10 बूंदें जमा करनी है। जब समन इस शर्त को पूरा कर लेता है, तो वह तय कर सकता है कि वह ब्लेस्ड स्क्वायर बनना चाहता है या अपनी पहली पदोन्नति स्वीकार करने से पहले और होली पावर जमा करना चाहता है, सिगफ्रीड ड्रेकुन ने सरल शब्दों में समझाया। बस इतना ही? माइकल ने पूछा, पूरी तरह आश्वस्त न होते हुए। बस यही बात है। धन्य स्क्वायर बनने की शर्तें इतनी कठिन नहीं हैं, लेकिन जाहिर है हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। मेरे ये दोनों छात्र असाधारण हैं। उन्होंने 6 घंटे के भीतर ही अपना पवित्र सागर खोल लिया, जबकि अन्य लोगों को पवित्र नाइट मंदिर की सहायता के बिना इसमें कुछ सप्ताह लग जाते। सिगफ्रीड हल्के से हंसे। यदि पवित्र सागर को खोलकर पवित्र शक्ति की 10 बूंदें एकत्र करना इतना आसान होता, तो माइकल के पास कुछ ही हफ्तों में हजारों धन्य सहायकों की सेना होती। बेशक यह इतना आसान नहीं था। माइकल को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे प्रशिक्षकों का महत्व भी समझ में आ गया। अमर योद्धा तीरंदाज प्रशिक्षकों या योद्धा प्रशिक्षकों से बिल्कुल अलग स्तर का था, लेकिन इससे प्रशिक्षकों की अहमियत कम नहीं होती थी। दरअसल माइकल के पास एक ऐसी किताब थी जिसका इस्तेमाल करके वह तीरंदाज बन सकता था, और उसके पास योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि भी थी, इसलिए उसे कई तीरंदाज प्रशिक्षकों और योद्धा प्रशिक्षकों को अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए था। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। आर्चर इंस्ट्रक्टर समनिंग स्क्रॉल्स जैसे नाम वाले स्क्रॉल्स को हासिल करना आसान नहीं था। ज्यादातर लॉर्ड्स इन्हें बेचते ही नहीं थे। वे या तो इनका इस्तेमाल अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए करते थे या फिर बदले में एहसान लेते थे।
इन नाम वाले स्क्रॉल्स से मिलने वाले इंस्ट्रक्टर आमतौर पर सिर्फ एक स्टार समन होते थे, फिर भी इनकी कीमत मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स से थोड़ी ही कम थी। डन.me एक स्टार प्रशिक्षकों की तुलना में अमरनाइट 6 स्टार प्रशिक्षक के रूप में सैकड़ों गुना बेहतर था। उसका अपना मंदिर था और अपने छात्रों की प्रगति को गति देने की अनूठी क्षमता थी। यह असाधारण था, यह अद्भुत था। क्या मुझे कुछ मिथिक स्क्रॉल के बदले इंस्ट्रक्टर समनिंग स्क्रॉल ले लेने चाहिए? यह एक अच्छा दीर्घकालिक निवेश होगा। अन्य लोगों को मिथिक समनिंग स्क्रॉल प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन माइकल को नहीं। उनके जैसे व्यक्ति के लिए उनका वास्तविक मूल्य उतना अधिक नहीं था। तुलनात्मक रूप से इंस्ट्रक्टर स्क्रॉल उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान प्रतीत होते थे। अन्य प्रशिक्षकों के बिना भी पवित्र नाइट मंदिर के बुनियादी स्तर का निर्माण हो जाने के बाद मैं कित्सुन लॉर्ड के विरुद्ध अपनी हार की भरपाई कर पाऊंगा, माइकल ने निष्कर्ष निकाला। मुझे आश्चर्य है कि लिलिका और अन्य लोगों को लौटने में कितना समय लगेगा। उम्मीद है उन्होंने अपने भंडारों में सभी सामग्री जमा कर ली होगी। माइकल को उम्मीद थी कि एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम जल्द ही लौट आएगी। और भी अच्छा होगा अगर वे उसके क्षेत्र के स्थायी निवासी बनने का फैसला करें और उसके साथ मिलकर शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार हों। माइकल को यह भी उम्मीद थी कि वन एल्फ जनजाति उसके द्वारा सौंपे गए सोलर ट्रेड सिंबल्स और सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स के बदले में भारी रकम देने को तैयार होगी। बेशक माइकल अपने क्षेत्र में वन कल्पित बॉनों को मजबूत करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने सभी सोलर ट्रेड सिंबल और सोलर स्टार फ्रैगमेंट उन्हें सौंप देगा। इसके बजाय उन्हें एक उचित अनुबंध और हर महीने एक निश्चित मात्रा में सोलर स्टार फ्रैगमेंट मिलेंगे। युद्धों और अन्य अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने पर एक विशेष बोनस भी मिलेगा, लेकिन इन अतिरिक्त खर्चों के बारे में माइकल को बाद में विचार करना था। फिलहाल माइकल को पवित्र नाइट मंदिर के सभी स्तरों के निर्माण, कई पशु फॉर्मों के निर्माण, उन्हें आवश्यक पशुधन से भरने, बिलरॉक्स रानी और उसके जैसे जीवों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने, ग्रेटर ईगल्स का पोषण करने ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संतानें अपना साथी मिलने पर वापस लौट आएं और भी बहुत कुछ के लिए धन और सामग्री की आवश्यकता थी। असल में पिछले कुछ दिनों में माइकल जिन लोगों से मिला था, उन सभी ने अधिक धन और संसाधनों की मांग की थी। केवल चमड़े का काम करने वालों और कसाई के पास ही पर्याप्त काम और औजार थे। यहां तक कि कारीगरों ने भी निर्माण के लिए अधिक विशिष्ट सामग्रियों और अधिक कुशलता से काम करने के लिए नए औजारों की मांग की। इसलिए माइकल को अपने पास मौजूद 43 सोलर ट्रेड प्रतीकों का उपयोग करना पड़ा। सबसे निचले दर्जे के सोलर ट्रेड को भी माइकल सही ग्राहक मिलने पर भारी कीमत पर बेच सकता था। ये बात और भी सच थी क्योंकि माइकल के पास सभी प्रकार के सोलर ट्रेड और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उसे अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए एक बड़ा फायदा और शुरुआती बढ़त मिली हुई थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। समस्या बस इतनी थी कि माइकल को यह नहीं पता था कि कितनी कीमत मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट था कि सोलर ट्रेड सिंबल्स की मांग बहुत ज्यादा थी। हर कोई संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा सोलर ट्रेड्स प्राप्त करना चाहता था। एकमात्र समस्या ये थी कि कोई भी माइकल की तरह इन्हें उत्पादित नहीं कर सकता था। कम से कम माइकल ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो उसकी तरह सोलर ट्रेड्स निकाल सकता हो। अगर मैं सोलर ट्रेड सिंबल्स को एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम को बेच दूं, तो वे और भी मजबूत हो सकते हैं और भविष्य में फॉरेस्ट एल्विन ट्राइब के स्तंभ बन सकते हैं, साथ ही मेरे क्षेत्र की रक्षा भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर उन्हें कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनमें से किसी को भी अधिक सोलर ट्रेड मिलते हैं, तो फॉरेस्ट एल्विन ट्राइब निश्चित रूप से अच्छी कीमत चुकाएगी। इसलिए मुझे पहले एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम से ही निपटना चाहिए। क्या मुझे ट्राइटन एलायंस को एक सोलर ट्रेड सिंबल नीलाम करना चाहिए? मैं इसे गुमनाम रूप से नीलाम कर सकता हूं, या बस ये कह सकता हूं कि मैं एक कालकोठरी में गया था और मुझे यह इनाम के रूप में मिला। सबको पता है कि मेरे पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा सोलर ट्रेड्स हैं, इसलिए उन्हें शक हो सकता है, लेकिन वे लालच में आकर मुझसे ज्यादा सवाल पूछने के बजाय बिकने वाले सोलर ट्रेड सिंबल को खरीदने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। हालांकि यह खतरनाक है। अगर मैंने एक भी गलती की तो मेरा अपहरण हो सकता है, मुझे कैद किया जा सकता है और गिनी पिग बना दिया जा सकता है। मुझ पर अनगिनत प्रयोग किए जा सकते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि मैंने इतने सारे सोलर ट्रेड्स कैसे हासिल किए। फॉरेस्ट एल्विन जनजाति फिलहाल सबसे सुरक्षित विकल्प लग रही थी। शायद भविष्य में वह ट्राइटन एलायंस और मानव जाति पर इतना भरोसा कर सके कि उन्हें सोलर ट्रेड सिंबल और सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स प्रदान कर सके, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं था। वह अपनी वर्तमान शक्ति से पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसे अभी बहुत सुधार करना था।
उस समस्या को हल करने के लिए माइकल ने अपने व्यर्थ विचारों को त्याग दिया। उसका ध्यान अमर योद्धा की शिक्षाओं, पवित्र सुधार, सीजुरियम मेंटा और अपने युद्ध प्रतीक के परिष्करण पर केंद्रित हो गया। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए और कित्सुन से पहली मुलाकात के बाद से माइकल ने जितनी भी ऊर्जा का उपयोग किया था, उसे आत्मसात करने के बाद उसका युद्ध मंत्र अंततः मध्य स्तर पर पहुंच गया। उसके शरीर में व्याप्त स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव उसे मदहोश कर रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई, मूल ऊर्जा पर उसका नियंत्रण बेहतर हो गया और उसकी इंद्रियां तीव्र हो गईं, संवेदनशीलता के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गईं। इस बीच माइकल ने न केवल अपने शरीर, मन और युद्ध शक्ति को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि विभिन्न प्रकार के हथियारों का परीक्षण भी किया। माइकल ने इस पूरे समय अपनी सोलट्रेट्स का उपयोग नहीं किया, पहले 10 दिन तो उसने एक बार भी नहीं किया। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन माइकल को इसकी आदत पड़ गई, कम से कम कुछ हद तक। विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल का नतीजा भी थोड़ा उलझन भरा था। माइकल ने कृपाण, कटाना, कुल्हाड़ी, तलवार, कटार, लंबी तलवार, छोटी तलवार, भाला, धनुष, बर्छी, हार्पून, क्रॉसबो और कई अन्य अनोखे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के साथ कई अभ्यास सत्र किए। फिर भी ये पता लगाना कि वह किस हथियार के साथ सबसे ज्यादा सहज है, उसकी उलझन को और बढ़ा दिया, क्योंकि माइकल को लगता था कि सभी हथियारों के साथ उसकी परिचितता लगभग एक जैसी ही थी। माइकल यह नहीं बता पा रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में सभी हथियारों के साथ संगत था, या फिर 100 मेमोरी ऑर्ब्स का सेवन करने का प्रभाव था। आखिरकार विभिन्न हथियारों में महारत हासिल करने की यादें उसके दिमाग में अंकित थीं। इससे हथियारों के साथ उसकी संगतता पर काफी असर पड़ सकता था। जब उसने अमर योद्धा को अपनी चिंताओं के बारे में बताया, तो सिगफ्रीड ड्रेकुन ज्यादा परेशान नहीं दिखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अनुकूलता कहां से आती है। असल बात यह है कि आप जिस भी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप बेहद कुशल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रतिभा दूसरों के अनुभव और यादों से मिली है या जन्मजात प्रतिभा है। अमर योद्धा ने कुछ बुनियादी तथ्यों से उसे शांत करने की कोशिश की, हालांकि उसने अपने स्वामी के सामने कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई। एकमात्र मामूली कमी यह है कि हमारे पास एथा नहीं है। एथा हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, या एथा के समान कोई सोलट्रेट। आपके मामले में सोलट्रेट शायद और भी बेहतर होता। ईथर, माइकल ने पूछा। ईथर मूल रूप से एक ऐसी सामग्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आदिम युग जितनी पुरानी है। ये सीमित मात्रा में मौजूद है, लेकिन अभी इसका कोई महत्व नहीं है। आपको ईथर के बारे में बस इतना जानना है कि आप इसे अपने युद्ध रूल से एक सोलट्रेट की तरह बांध सकते हैं। आप इसकी गुणवत्ता को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए इसे ऊर्जा और कीमती संसाधनों से पोषित कर सकते हैं। इसका स्तर आपके युद्ध रून के शोधन स्तर के साथ बढ़ेगा। हालांकि ईथर रखने का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसे अपग्रेड करने की उच्च ऊर्जा लागत के कारण आपकी प्रगति धीमी होगी, क्योंकि यह एक असाधारण सामग्री है, अमर नाइट ने बताया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। ईथर आपकी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकता है, पल भर में किसी भी शस्त्र में परिवर्तित हो सकता है। जब तक आपके पास पर्याप्त ईथर है, ये किसी वाहन का रूप भी ले सकता है या आपके वाहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे ढक सकता है। ईथर का उपयोग करने के लगभग अनंत तरीके हैं। इससे भी बेहतर बात यह है कि आप इसे विशिष्ट मंत्रों से विशेष रूप दे सकते हैं। ईथर में मंत्र लगाए जा सकते हैं। हालांकि स्लॉट क्रमांकित हैं, ईथर की गुणवत्ता बढ़ाने से स्लॉट की संख्या बढ़ जाती है। मेरे पास भी कुछ ईथर था। ये बहुत अधिक नहीं था, लेकिन अद्भुत था। दुर्भाग्यवश एथ ही मेरी मृत्यु का कारण है। हर शक्तिशाली शक्ति एथ चाहती है। ब्रह्मांड की असली शक्तियों ने भी मुझे अपना निशाना बना लिया जब उन्हें पता चला कि मेरे पास कुछ एथ है। इस प्रकार मेरी मृत्यु हो गई। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि अमर योद्धा अचानक अतीत की बातें करने लगेगा। उसने बड़ी दिलचस्पी से सुना, लेकिन सिगफ्रीड ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस माइकल को देखकर मुस्कुरा दिया। पुराने दिन सचमुच अनोखे थे। उन्होंने एक पल रुककर माइकल की ओर देखा और फिर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य और भी दिलचस्प होगा। माइकल जब अपने लोगों के करीब आने में व्यस्त था, तब समय नहीं रुका। सब कुछ अपनी सामान्य गति से चलता रहा, क्योंकि अनछुए जंगल में युवा लॉर्ड अपने शरीर, मन और युद्ध मंत्र को परिष्कृत करने में समय बिता रहा था। जब माइकल व्यस्त था, वेलिर लॉर्डेस, जिनूर लॉर्ड और लेप्रिक्स लॉर्ड ने अपने क्षेत्र का विस्तार शुरू कर दिया। उन्होंने दिवंगत कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र को बराबर भागों में बांट लिया और संपत्ति को भी समान रूप से विभाजित कर लिया। उनकी सेनाओं ने उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बिना किसी संकोच के सभी कित्सुन को मार डाला।
महज कुछ ही दिनों में लगभग 5 लाख कित्सुन मारे गए, उनके शवों को जला दिया गया या उनके इलाकों में पाले गए मांसाहारी जानवरों को खिला दिया गया। इसी बीच दिवंगत कित्सुन सरदार के गुलामों को मुक्त कर दिया गया और उन्हें एक विकल्प दिया गया। या तो वे संबंधित सरदार के साथ वफादारी का बंधन बनाकर तीनों सरदारों के क्षेत्रों का हिस्सा बन जाएं, या फिर उन्हें अपने क्षेत्र छोड़कर रहने के लिए कोई नई जगह खोजनी पड़े। अधिकांश गुलाम अपनी नई मिली आज़ादी को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने दिवंगत कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र या अपने नए लॉर्ड के क्षेत्र को छोड़कर रहने के लिए एक नई जगह खोजने का फैसला किया। तीनों लॉर्ड्स ने उनका निर्णय स्वीकार कर लिया। उन्होंने गुलामों को 10 दिन की मोहलत देने से पहले उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मुहैया कराया। मोहलत समाप्त होने तक मुक्त हुए गुलामों को उनके क्षेत्र से बाहर निकलना था, अन्यथा उन्हें या तो पकड़ लिया जाता या मौके पर ही मार दिया जाता। अपने क्षेत्र का विस्तार करना एक खर्चीला काम था। अगर दावा किया गया क्षेत्र उनके पूरे क्षेत्र से भी बड़ा होता तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। अपने नए क्षेत्र का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए तीनों सरदारों को नई बस्तियां बसाने, अपनी सेनाओं को अलग अलग करके सभी बस्तियों में पहरेदार तैनात करने और नागरिकों को नई बस्तियों में बसाने के लिए भारी धन खर्च करना पड़ा। निगरानी बुर्ज बनाने पड़े और नेटवर्क प्रणाली का तेजी से विस्तार करना पड़ा। नए दावे वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करनी पड़ी और धन कमाने के नए तरीके खोजने पड़े। अंत में तीनों लॉर्ड्स को नए क्षेत्र के भीतर और आसपास के खतरों के बारे में पता लगाना था। वेलिर लॉर्डेस और लेप्रिक्स लॉर्ड ने नए दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ जाना। ये दुश्मन जागृत लॉर्ड्स और मॉन्स्टर ओवरलॉर्ड्स थे जो कई वर्षों से सवाना क्षेत्र के एक छोटे से इलाके पर राज कर रहे थे। उन्होंने दिवंगत कित्सुन लॉर्ड की सीमा के पास हो रहे बदलावों को भांप लिया और जल्दी ही समझ गए कि एक नए लॉर्ड ने कित्सुन लॉर्ड की जमीन पर अपना दावा कर लिया है। इसके तुरंत बाद उन्होंने इन नए लॉर्ड्स की युद्ध क्षमता का परीक्षण शुरू कर दिया। वे बस ये देखना चाहते थे कि ये नए शासक कितने शक्तिशाली हैं और क्या वे कित्सुन लॉर्ड की तरह इतने बड़े भूभाग का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। अपने नव अधिग्रहित क्षेत्र में सेना को और गहराई तक भेजने के लिए विवश होकर वेलिर लॉर्डेस और लेप्रिक्स लॉर्ड के पास अधिक सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेना की तैनाती के कारण उनकी पुरानी बस्तियां पहले की तरह सुरक्षित नहीं थीं। इसलिए उनके पुराने शत्रुओं ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर हमला कर दिया। वेलिर लॉर्डेस और लेप्रिक्स लॉर्ड अपने गढ़ पर कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहे। हालांकि वे अपने दुश्मनों से तभी लड़ पाए जब जिनूर लॉर्ड ने उनकी मदद करने का फैसला किया। जिनूर लॉर्ड का इलाका वेलिर लॉर्डेस और लेप्रिक्स लॉर्ड के इलाके से घिरा हुआ था। अपने इलाके का विस्तार करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उन्हें जो नई सीमा मिली थी वह सीधे अनटेम जंगल की ओर जाती थी। अनटेम जंगल में एकमात्र खतरा राक्षस थे और वे आमतौर पर अनटेम जंगल से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल अनटेम जंगल जिनूर लॉर्ड के लिए खजाने का भंडार था। आखिरकार माइकल अनटेम जंगल के भीतर ही कहीं रहता था। जिनूर लॉर्ड को उम्मीद थी कि माइकल जल्द ही संचार क्रिस्टल के जरिए उसे संदेश भेजेगा। वह माइकल के साथ एक मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था। एक दूसरे से मित्रता करना और व्यापार करना एक ऐसे पागल से लड़ने से कहीं बेहतर विकल्प था जिसने केवल एक निम्न स्तरीय द्वितीय लॉर्ड होते हुए भी हजारों दुश्मनों और कई शीर्ष स्तरीय जागृत प्राणियों से लड़ाई लड़ी थी। जिनूर लॉर्ड ने माइकल की युद्ध क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने वेलिर लॉर्डेस की बेटी और उसकी वेलिरीज वेलिर लॉर्डेस की कुलीन टुकड़ी से इतना कुछ सुना था कि वे जान गए थे कि माइकल फेंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उन्हें लड़ना चाहिए। जिनूर लॉर्ड नहीं चाहते थे कि वेलिर लॉर्डेस और लेप्रिक्स लॉर्ड भी अपना इलाका खो दें, इसलिए उन्होंने चारों ओर से हो रहे हमलों के समय उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मदद के बदले कुछ मुआवजा मांगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी सीमा से लगे लॉर्डेस या लॉर्ड भविष्य में कभी भी उन पर हमला करने की हिम्मत न करें। उन्होंने लॉर्डेस और लॉर्ड को अन्य लॉर्ड्स के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी नई जमीन के साथ साथ 3 नई बस्तियां बसाईं, जिनमें से एक बस्ती अनटेम जंगल की सीमा से लगती थी। यह माइकल के लिए एक निमंत्रण था, भरोसे का प्रतीक था और युवा लॉर्ड के लिए जिनूर लॉर्ड के साथ व्यापार मार्ग स्थापित करने का एक अवसर था। 3 सप्ताह के भीतर सवाना क्षेत्र के सभी लॉर्ड्स को कित्सुन लॉर्ड की मृत्यु के बारे में पता चल गया। वास्तव में क्या हुआ था ये बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि तीनों पड़ोसी लॉर्ड्स ने सच्चाई को इस तरह छिपाए रखा था मानो उनकी जान उसी पर निर्भर हो, लेकिन सभी को ये समझ आ गया था कि वेलिर, जिनूर और लेप्रिक्स ने कित्सुन लॉर्ड को हराने के लिए हाथ मिला लिया था। इसलिए सवाना क्षेत्र के लॉर्ड्स ने तीनों लॉर्ड्स को अपना सहयोगी मान लिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है और यह गठबंधन तब तक कायम रहेगा जब तक कि पूरा सवाना क्षेत्र उनके नियंत्रण में न आ जाए।
इन विचारों और चिंताओं के कारण सवाना क्षेत्र के स्वामियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, अधिक युद्ध आह्वान किए और अपने पड़ोसियों से उनके इरादों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक संवाद स्थापित किया। कुछ गठबंधन बने, जबकि अन्य ने संचार में जटिलताओं और गलतफहमियों के कारण पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। सवाना क्षेत्र में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल गया, धीरे धीरे अराजकता फैल गई और सवाना के शासक का निर्धारण करने के लिए कई बड़े संघर्षों में से पहला संघर्ष शुरू हो गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सवाना क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन माइकल को प्रभावित करने वाला एकमात्र बदलाव नहीं था। ये तो कई बदलावों में से एक था। ज़ेंटिका साम्राज्य में इससे भी बड़ी घटनाएं घटी। सटीक स्थान की बात करें तो दक्षिणी बर्फीले पहाड़ों और ज़ेंटिका साम्राज्य की सीमा पर ही ये बड़ी घटनाएं घटी। लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने के बाद ज़ेंटिका साम्राज्य की परिषद को कई तरह के नुकसान झेलने पड़े। ज़ेंटिका साम्राज्य के प्रतिभागियों में से केवल टैच लेक ही जीवित बचे थे। हालांकि टैच लेक ने कड़ी मेहनत से लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश का टिकट हासिल किया था। उन्होंने ज़ेंटिका साम्राज्य के साथ कभी भी आत्मा का अनुबंध नहीं किया था, इसलिए उन्हें लॉर्ड रिफ्ट में अर्जित लाभ का कुछ हिस्सा ज़ेंटिका साम्राज्य को कभी नहीं देना पड़ा। सबसे पहले टैच लेक लॉर्ड रिफ्ट से बाल बाल बच निकला। लॉर्ड रिफ्ट से बाहर निकलते समय वह बुरी तरह घायल और आधा जला हुआ था। वह बड़ी मुश्किल से ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर पहुंचा, जहां उसके सेवकों ने उसे दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा पाया। उसकी जान खतरे में थी जब उसे उसकी जाति के चिकित्सकों के पास लाया गया, लेकिन वे भी तुरंत उसकी मदद नहीं कर सके। टैच लेक कई हफ्तों तक कोमा में रहा और उसे ठीक होने में और भी अधिक समय लगा। इतना समय बीतने के बाद भी टैच लेक ने बड़ी मुश्किल से अपनी पुरानी ताकत वापस पाई, जिससे वह लॉर्ड रिफ्ट में हासिल की गई और अर्जित की गई वस्तुओं का उपयोग कर सका। लॉर्ड रिफ्ट में भाग लेने वाला एकमात्र प्रतिभागी जिसे कोई चोट नहीं आई थी, वह था टेरोस। टेरोस को कोई चोट नहीं आई थी और उसने सबसे अधिक लाभ भी उठाया था। अफवाहें थीं कि उसे लॉर्ड रिफ्ट में उसके योगदान और उपलब्धियों के लिए एक शक्तिशाली सोलट्रेड सिंबल पुरस्कार के रूप में दिया गया था और वह लॉर्ड रिफ्ट से कुछ और भी वापस लाया था। इस बात पर दबी आवाज में लेकिन उत्साह से चर्चा हो रही थी कि वह एक ड्रैगन का अंडा, लाल ड्रैगन का अंडा वापस लाया था। ये वही लाल ड्रैगन था जिसने लॉर्ड रिफ्ट की उल्टी गिनती के अंत में तबाही मचाई थी। अगर माइकल को ड्रैगन अंडे के बारे में पता होता तो वही ये निष्कर्ष निकालता कि टेरोस ने ड्रैगन अंडा चुराया है, जिससे लाल ड्रैगन क्रोधित हो गया होगा। माइकल टेरोस के इलाके में तबाही मचाने और उसे और उसके पालतू जानवर को मार डालने के लिए दक्षिणी बर्फीले पहाड़ों की यात्रा करने में जरा भी संकोच नहीं करता। आखिरकार टेरोस के कार्यों के कारण ही मास्क सेबर डैनियल फैंग लॉर्ड रिफ्ट में मारा गया था। सौभाग्य से माइकल सच्चाई से अनजान था। ज़ेंटिका साम्राज्य और टेरोस पिछले कुछ महीनों से एक निर्मम युद्ध में उलझे हुए थे। जिस दिन से लाल ड्रैगन का बच्चा पैदा हुआ, टेरोस ने ज़ेंटिका साम्राज्य की सीमाओं पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कुछ छोटे गांवों और कस्बों पर हमला किया। उसने उन्हें हड़प लिया और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके तेजी से ताकतवर बन गया। साथ ही उसने अपने लाल ड्रैगन को अपने साथ लड़ना और शिकार करना सिखाया। लाल ड्रैगन तेजी से बढ़ने लगा। एक पौराणिक जीव होने के नाते सबसे कमजोर ड्रैगन भी एलीट टियर 1 अवेकन का शिकार करने में सक्षम था। सामान्य टियर 2 गार्ड्स का शिकार करना भी मुश्किल नहीं था। हालांकि पौराणिक जीवों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उनकी वृद्धि दर उनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती थी। लाल ड्रैगन ने अपनी पहली लड़ाई में हजारों दुश्मनों को मार गिराया। उसने उन हजारों दुश्मनों की ऊर्जा को सोख लिया और तेजी से बड़ा हो गया। एक दिन भी पूरा नहीं बीता था कि वह टियर 1 में पहुंच गया। 2 हफ्ते बाद उसने अगली बाधा को पार कर लिया और टियर 2 में पहुंच गया। तब तक लाल ड्रैगन इतना बड़ा हो चुका था कि वह टेरोस को अपनी पीठ पर उठा सकता था। टियर 3 के एलीट अवेकेन से लड़ने में सक्षम लाल ड्रैगन ने पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। टेरोस ने लाल ड्रैगन को ज़ेंटिका साम्राज्य में 2 बस्तियों को नष्ट करने के लिए मार्गदर्शन किया। लालच से ग्रस्त टेरोस और पौराणिक प्राणी के रूप में अपनी असीम शक्ति से युक्त लाल ड्रैगन दोनों ही अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से शक्तिशाली होते गए। उनकी प्राकृतिक सीमाएं टूट गईं और वे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने अंततः ज़ेंटिका साम्राज्य के एक शहर पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। उस क्षण से ज़ेंटिका साम्राज्य अब टेरोस और लाल ड्रैगन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी सेना और जादुई उपकरणों को इकट्ठा किया और जवाबी हमला शुरू कर दिया।
परिषद जंगली जंगल में स्थित उन प्राचीन खंडहरों को भूल गई जिन पर वे कब्जा करना चाहते थे, साथ ही उस जंगली जंगल में रहने वाले युवा सरदार को भी। चूंकि जंगली जंगल इस समय कोई खतरा नहीं था, इसलिए परिषद ने टेरोस और लाल ड्रैगन के खात्मे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें दोनों का शिकार करके उन्हें समय रहते खत्म करना था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और टारोस, उसकी सेना और लाल ड्रैगन के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बीच माइकल को आखिरकार कुछ राहत मिली। उसके चारों ओर का ओरिजिन एक्सपेंस आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन माइकल ने अपना समय अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने साथियों के करीब आने में बिताया। अभी उसका समय नहीं आया था कि वह अपना खून, पसीना और आंसू बहाए। लेकिन उत्पत्ति विस्तार ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जो घटनाओं और खतरों से भरी थी। पिलोक शहर, जहां बैटल एक्सचेंज के सभी प्रतिभागी एकत्रित हुए थे, रोमांचक घटनाओं और भयंकर लड़ाइयों से भरा हुआ था। माइकल के ओरिजिन एक्सपेंस की ओर रवाना होने के बाद, जहां उसे पता चला कि इंटेम्ड जंगल में एक और लॉर्ड रहता है, कालेब और अन्य लोग अपनी रैंकिंग बढ़ाने की उम्मीद में बैटल एक्सचेंज के अन्य प्रतिभागियों से लड़ते रहे। अंततः बेहतर रैंकिंग से संकेत मिलता था कि उन्हें अंतर्यामी ध्वज युद्ध की तैयारी के लिए अधिक संसाधन और समर्थन प्राप्त होगा। ध्वज युद्ध टोकन न रखने वाले कुछ प्रतिभागियों ने मूल विस्तार में लौटने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने समय विस्तार के लाभों का उपयोग करते हुए कई सप्ताह तक प्रशिक्षण लिया। विकास की तीव्र गति ने उन्हें विशिष्ट विरोधियों से सीधे मुकाबले करने में सक्षम बनाया। एक ऐसे ही मुकाबले में द्वितीय स्तर की सर्वोच्च जागृत युवती, जिसके पास वेरवेल रानी का शापित खंजर नामक हथियार प्रकटीकरण सोलट्रेड था, अपने प्रतिद्वंदी, जो तृतीय स्तर के सबसे निचले रैंक का बरसेका था, का अत्यंत बारीकी और एकाग्रता से अध्ययन कर रही थी। उसने उसकी युद्ध रणनीति, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोलट्रेड का गहन अध्ययन किया और यह जान लिया कि उसका सोलट्रेड बरसेका के सोलट्रेड से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बरसेकर की सोलट्रेड क्रिम्सन ब्लड ने उसकी शक्ति को बढ़ाया, उसकी प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता में सुधार किया, और वह अपने रक्त को मतकर अपनी शारीरिक शक्ति को अस्थायी रूप से अत्यधिक बढ़ा सकता था। सोलट्रेड द्वारा उपयोग किए गए रक्त को पुनर्जीवित करने से क्रिम्सन ब्लड का प्रभाव चरम पर पहुंचने के बाद वह कमजोर हो जाता था, लेकिन बरसेकर की स्वाभाविक रूप से उच्च पुनर्जनन क्षमता ये सुनिश्चित करती थी कि कमजोरी की स्थिति अधिक देर तक न रहे। वरवेल रानी के शापित खंजर में दो अनूठी क्षमताएं थीं। पहली, सोलट्रेड के माध्यम से प्रकट हुए इस खंजर में तीव्र रक्तस्राव का प्रभाव था। मामूली घावों से भी कई मिनट तक खून बहता रहता था। रक्तस्राव रोकना बेहद मुश्किल था। गहरे घावों के लिए तो स्थिति और भी खराब थी। हालांकि उसके शापित खंजर का दूसरा प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ये लक्ष्य पर अभिशाप डालकर रक्तस्राव के प्रभाव को और भी बढ़ा देता था। यह अभिशाप स्थायी नहीं था क्योंकि यह शापित खंजर धारण करने वाले की बहुत अधिक ऊर्जा को सोख लेता था, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली था जितना कि किसी अभिशाप का होना चाहिए। ये घायल लक्ष्य के प्राकृतिक पुनर्जनन को कमजोर कर देता था, लक्ष्य की दर्द की अनुभूति को बढ़ा देता था, जबकि अन्य सभी इंद्रियों को सुस्त कर देता था और लक्ष्य की शक्ति का एक हिस्सा सोख लेता था। जब उस युवती ने देर रात एक सनकरी गली में क्रिम्सन ब्लड बरसेरकर को चुनौती दी, तो बरसेरकर ने बिना किसी झिझक के उस पर हमला कर दिया। बैटल एक्सचेंज के जरिए प्रतिभागी अपने विरोधियों को कहीं भी चुनौती दे सकते थे। चुनौती स्वीकार करने वालों को चुनौती अस्वीकार करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा वे स्वतः ही अपना फ्लैग वॉर टोकन खो देते। बरसेकर ने क्रिम्सन ब्लड का पूरा इस्तेमाल किया, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उसके हाथों में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी प्रकट हुई और उसने बिना किसी झिझक के प्रहार किया। उस युवती ने बस अपना हाथ उठाया और चांदी की अंगूठी पहने अपनी तर्जनी उंगली को थोड़ा मोहा। अंगूठी से हल्की सी गुनगुनाहट हुई, तभी अचानक बरसेरकर के पीछे से हवा में किसी चीज के चीरने की आवाज गूंजी। चांदी की अंगूठी के नियंत्रण में वरवेल रानी का शापित खंजर हवा में तेजी से आगे बढ़ा। उसने बरसेरकर के दाहिने हाथ को चीर दिया, जो युद्ध कुल्हाड़ी से वार करने के लिए हवा में ऊपर उठा हुआ था। बरसेरकर कुछ नहीं कर सकता था। शापित खंजर बहुत करीब आ गया था और बरसेरकर को पीछे से हमले की उम्मीद नहीं थी। वह सनकरी गली के अंधेरे में डूबी उस युवती पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए था। उस युवती के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसके शापित खंजर ने बरसेरकर की बांह को चीर दिया। खून बहने को और तेज करने की प्राकृतिक शक्ति और शाप का असर एक साथ हुआ। उसी क्षण बरसेरकर को एहसास हुआ कि एक सनकरी गली में अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना एक मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है। उसकी युद्ध कुल्हाड़ी बगल की इमारत की दीवारों से टकराए और दाहिनी बांह में असहनीय दर्द के कारण उसने अपने हथियार पर से नियंत्रण खो दिया।
जैसे ही हथियार उसके हाथ से बेजान होकर नीचे गिरा, शापित खंजर एक बार फिर निकला और बरसेरकर की दूसरी बांह को भेद दिया। भयंकर दहाड़ मारते हुए वह युवती पर टूट पड़ा। उसकी दोनों भुजाएं गर्म, रिसते हुए खून से लथपथ थीं। उस पर शाप की दोहरी परत चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। युवती पीछे हट गई। उसने अपनी सोलट्रेड का उपयोग करके शापित खंजर को पुनः प्राप्त किया और उसे एक बार फिर अपने हाथों में प्रकट किया। क्षण भर में ही उसने खंजर को फिर से फेंक दिया, जो एक झटके में बरसेरकर की छाती में जा लगा। बरसेरकर की इंद्रियां इतनी मंद पड़ चुकी थीं और उसकी दृष्टि इतनी धुंधली थी कि वह शापित खंजर को अपनी छाती में गहराई तक धंसते हुए नहीं देख सका। लड़ाई शुरू होने के 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि बरसेरकर जमीन पर पड़ा था, अपने खून के पोखर में। क्या ये मेडिकल टीम है? हाँ, मैंने आपको अपने संपर्क विवरण भेज दिए हैं। यहाँ किसी को बहुत चोट लगी है और खून बह रहा है। मैंने श्राप तो छोड़ दिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इससे उसकी जान बच पाएगी। उस युवती ने बाहरी मुकाबले के नियमों का पालन करते हुए मेडिकल टीम को फोन किया। घायल व्यक्ति का इलाज करना जरूरी था और विजेता को मेडिकल टीम को सूचित करना होता था, भले ही प्रतिद्वंद्वी को ज्यादा चोट न लगी हो। युवती ने बरसेरकर से उसका फ्लैग वॉर टोकन लेने के लिए उसके पास जाने से पहले प्रोटोकॉल का पालन किया। अब यह मेरा है। अगर तुम इसे वापस चाहते हो, तो जब तुम अपनी चरम सीमा पर वापस आ जाओ, तब मुझे चुनौती देना, उसने मुड़ने से ठीक पहले कहा, जिससे बरसेरकर उसे हैरानी से देखता रह गया। बैटल एक्सचेंज की शुरुआत से ही ऐसी स्थितियां आम रही हैं। शहरों में इसी तरह के खूनी युद्ध होते रहे हैं। वास्तव में क्रिम्सन ब्लड बरसेकर और कर्सेड डैगर ह्यूमन के बीच का युद्ध उतना बुरा नहीं था। उन्होंने कुछ भी नष्ट नहीं किया। जो था वह लुकाए और अधिकांश अन्य बरसेकरों द्वारा लड़े गए युद्धों से बिल्कुल अलग था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मनुष्यों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ भी आमतौर पर कहीं अधिक विनाशकारी होती थीं। ये बात किलियन ज़्यूस जैसे लॉर्ड्स के लिए विशेष रूप से सच थी। वह अपने शत्रुओं के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ते थे ताकि उनके मन में भय पैदा हो और वे उन्हें चुनौती देने का साहस न जुटा सकें। इसके द्वारा वे ये संदेश देते थे कि उन्हें चुनौती देने का अर्थ है मृत्यु से भी बदतर स्थिति में पहुंचना। इस तरह वे ये सुनिश्चित कर लेते थे कि युद्ध के अंत तक कोई भी कमजोर व्यक्ति उन्हें परेशान न करे। हालांकि सभी ने सीधे सादे तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी। पिलोक में कई और अनोखी परिस्थितियां भी घटित हो रही थीं। जबकि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स अपने युद्ध कौशल और पूर्वजों का सम्मान करने के लिए खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई लड़ने और दूसरों को चुनौती देने के लिए जाने जाते थे, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं थे। वास्तव में अधिकांश मनुष्यों को ये सिखाया गया था कि जीत ही सब कुछ है। अपने से अधिक कुशल विरोधियों को हराने के लिए विशेष तकनीक और ताकत पर्याप्त नहीं हो सकती थी। इसके लिए छल, चालाकी भरी रणनीति और कभी-कभी इससे भी अधिक की आवश्यकता होती थी। जब मनुष्य छल कपट से अपने विरोधियों को हरा देते थे, तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। लेकिन बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स अपने नैतिक मूल्यों को अपने जीवन से भी अधिक महत्व देते थे। वे अपनी जाति के मूल्यों और पूर्वजों का अपमान करने के बजाय हारना पसंद करते थे। बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले इंसानों ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने हीलर्स और स्पोर्टर्स की रक्षा के लिए समूह बनाए और बचाव के लिए एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए कई इमारतों पर कब्जा कर लिया। समूहों में मौजूद हीलर्स और स्पोर्टर्स बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स की नजरों से दूर थे, जिससे उन्हें चुनौती देना और भी मुश्किल हो गया। समूह के लड़ाकों को ही बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स चुनौती दे सकते थे, लेकिन यहीं पर छल कपट का खेल शुरू हुआ। बैटल एक्सचेंज के नियमों में अन्य प्रतिभागियों को बाहरी लड़ाइयों में हस्तक्षेप करने से मना नहीं किया गया था। इसलिए मानव समूहों ने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें हराने का फैसला किया। ये रणनीति उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स को हराने के लिए पर्याप्त साबित हुई। मानव समूहों ने अपने फ्लैग वॉर टोकन लिए और एक बड़ा बैरिकेड बनाने के लिए अपने गढ़ में लौट आए। एक समय ऐसा भी आया जब बरसेरकर्स ने एक समूह बना लिया। सबसे शक्तिशाली बरसेरकर्स ने किले पर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह असफल रहे। बरसेरकर्स को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गढ़ में कई शक्तिशाली समर्थक और एक बेहद शक्तिशाली वैद्य निवास कर रहे होंगे। समर्थकों ने अपने सदस्यों की युद्ध क्षमता को काफी हद तक बढ़ाने में मदद की, वहीं वैद्य ने सभी के घावों को चोट लगने के कुछ ही क्षणों बाद ठीक कर दिया। अपने पहले हमले के विफल होने के बाद बरसेरकर्स ने गढ़ में रहने वाले चिकित्सकों को शाप दिया।
गढ़ के चिकित्सक बहुत शक्तिशाली और संख्या में इतने अधिक थे कि बरसेरकस के लिए उनसे निपटना असंभव था, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने दुश्मनों को मारना नहीं था। युद्ध में भाग लेने वालों को मारना वे नहीं चाहते थे। इससे और भी समस्याएं पैदा हो सकती थीं और सबसे खराब स्थिति में ट्राइटन गठबंधन टूट सकता था। फिर भी जब बरसेरकस ने दूसरी बार गढ़ पर हमला किया तो लगभग यही हो गया था। दो मनुष्य कुल्हाड़ी के शक्तिशाली वारों से लगभग दो टुकड़ों में बंट गए। युद्ध एक क्षण के लिए रुका और किले के केंद्र से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह किले में रहने वाली वैद्य थी, एकमात्र वैद्य जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही वह गंभीर रूप से घायल लोगों की देखभाल करने लगी, उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल प्रकट हो गया। घायल शरीर के अंदरूनी हिस्से में हजारों छोटी छोटी लताएं हिलती हुई प्रतीत हुईं। ये लताएं आपस में जुड़ गईं और फटे हुए शरीरों को एक साथ खींच लिया। वे तेजी से ठीक हो गए और यह सब के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सबने अपनी आंखों के सामने हुए चमत्कार को देखा। महिला ने दोनों शवों को देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यह तो काफी आसान था। उठते ही उनकी बुलंद आवाज आसपास गूंज उठी। उन्होंने शांत भाव से अपने आसपास देखा और दो गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करने के बाद भी उनमें जरा भी थकान नहीं दिखी, जो मौत के कगार पर थे। नहीं, वे दोनों इंसान लगभग मृत अवस्था में थे, फिर भी उस युवती ने उन्हें ठीक किया और आसानी से मौत के मुंह से वापस ले आए। वह मारिया सेराफ थीं, जो 10 दिव्य चयनितों में से एक थीं और ट्राइटन गठबंधन में सबसे होनहार चिकित्सक थीं। कर 1